बच्चों, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग मतलब क्या समझो। कोई भी एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट हमारे पास अवेलेबल है नेचर में, अगर बात करते हैं, ठीक है, नेचुरली 103 एलिमेंट होते हैं और कुछ हमने आर्टिफिशियल भी बनाए। ठीक। तो सारे एलिमेंट जो होते हैं उसमें से कुछ एलिमेंट्स को छोड़ करके, बाकी सारे के सारे एलिमेंट अनस्टेबल है। क्या है? सारे के सारे अनस्टेबल। तो सिर्फ कुछ एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सारे अनस्टेबल है। तो अब स्टेबल कैसे हो जाए? स्टेबल हो जाए उसके लिए ये करते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या करते हैं? एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होकर के इलेक्ट्रॉन का जो भी शेयरिंग या ट्रांसफर व्हाटएवर दे डू, ठीक है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। तो ये जो चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग, ये दो एटम के बीच में जो भी चीजें होती है, इलेक्ट्रॉन को लेकर के जो भी चीज करते हैं जिसकी वजह से वो क्या होते हैं? स्टेबल। इसको हम बोलते हैं क्या? केमिकल बॉन्डिंग, अटैचमेंट। सो बॉन्डिंग इज नथिंग बट अट्रैक्टिव फोर्स। बॉन्डिंग क्या होता है? आपने कई बार सुना होगा कि दो लोग अगर बहुत अच्छे फ्रेंड है तो लोग बोलते हैं अबे इन लोग की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। दो लोग बहुत अच्छे फ्रेंड है तो क्या बोलते हैं? इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। तो बॉन्डिंग इज नथिंग बट अट्रैक्टिव फोर्स। तो बॉन्डिंग एक अट्रैक्टिव फोर्स है जिसकी वजह से दो या दो से ज्यादा एटम आपस में जुड़ के रहते हैं। और ये सारी चीजें क्यों करते हैं? आप अगर आज की डेट में फ्रेंडशिप करो, दोस्त बना रहे हो, जो भी चीज करो, क्यों? ताकि आप क्या हो सको? स्टेबल। आपकी जरूरतें जो है वो फुलफिल हो सके सारी चीजें। अब अकेले आकर के, अकेले तो जी नहीं सकते ना। किसी से कोई मतलब नहीं है, सारा अपना काम मैं खुद करना चाहूँ, पॉसिबल है क्या? मुझे किसी न किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा, तो लोगों की जरूरत पड़ेगी, यस और नो। तो सेम, एक एलिमेंट अकेले कभी स्टेबल नहीं होता कुछ को छोड़ के। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ऐसे होते हैं लोग जिनको दुनियादारी से मतलब नहीं, बाबा जी लोग जो बाहर जाके कहीं जंगल में जाके तपस्या कर रहे, कोई मतलब नहीं है, किसी की कोई जरूरत नहीं है, संन्यास ले लिए, तो दे आर एक्सेप्शन। तो बिना किसी के भी वो क्या है? स्टेबल है ना, अपनी लाइफ में खुश है, मतलब स्टेबल हो गए। आ रहा है समझ में? तो ऐसे कुछ एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सारे के सारे एलिमेंट क्या है? अनस्टेबल। और वो स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं? बॉन्डिंग। क्या करते हैं? बॉन्डिंग। तो अगर बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग की, किसकी बात करते हैं बेटा अपन? केमिकल बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। आपका बॉन्डिंग क्या है बेटा? अट्रैक्टिव फोर्स। तो बॉन्डिंग इज नथिंग बट अट्रैक्टिव फोर्स विच बाइंड टू और मोर एटम टुगेदर। आ रहा है समझ में? तो अगर कोई बोले कि भैया बॉन्डिंग होता क्या है, तो क्या बोलोगे? अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which bind two or more atom together। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट को क्या करते हैं? आपस में जोड़ करके रखते हैं। बाइंड करना मतलब जोड़ के रखना। कोई दिक्कत किसी को भी? ठीक। तो यहां पे आप बात करते हैं कि क्यों हो रहा है बॉन्डिंग? स्टेबल होने के लिए। क्या होने के लिए? स्टेबल। तो अपन स्टेबिलिटी को डिफाइन करते हैं कि भैया कोई स्टेबल कब होगा, कोई स्टेबल कब होगा। तो जैसे अपन देखते हैं कि आज के टाइम में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ बैठे हो, ठीक है, साइंस स्ट्रीम लेकर के पढ़ रहे हो। क्यों पढ़ रहे हो? ताकि क्या बन सके अपन आगे जाके? अपन डॉक्टर बन सके या इंजीनियर बन सके या कोई ऐसा कुछ कोर्स कर ले जिससे हमको क्या मिल जाए आगे जाके? जॉब। जॉब मिल जाए मतलब पैसे मिलने लग जाए, पैसे मिलते रह जाए मतलब क्या हो जाएंगे अपन? स्टेबल। आया ना? तो ये जो पढ़ाई हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? स्टेबल होने के लिए। आपको भी पता है कि अपन पढ़ रहे हैं कि आगे जाकर के भैया अच्छे से पढ़ूंगा तो एक अच्छी सी नौकरी मिलेगी, अच्छी सी नौकरी मिलेगी तो मैं क्या हो जाऊंगा? सेटल हो जाऊंगा। सेटल मतलब स्टेबल। यस और नो? आज अगर तुमको क्या बोलते हैं, मुकेश अंबानी आए और लिख दे अपनी प्रॉपर्टी तुम्हारा नाम, कि ले बेटा मेरी प्रॉपर्टी अपना नाम लिख दे, तेरे नाम लिख दे रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं तुमको बोलूंगा बेटा बैठ के पढ़ लो, पढ़ोगे क्या? तब पैसे कमा लेके नहीं पढ़ोगे, तब तुम सोचोगे हाँ ठीक है। अब बोलोगे सर फिर ऐसा है तो फिर मुकेश अंबानी के बच्चे लोग क्यों पढ़ते हैं करके? वो इसलिए पढ़ते ताकि वो अपने बिजनेस को क्या कर सके? आगे ले जा सके। आ रहा है समझ में? और पैसा कमाना चाहते हैं, समझ लो, उतने में भी खुश नहीं। तो मतलब अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं स्टेबिलिटी की, तो देखो एक सिंपल सा थंब रूल है।
सबका मानना है 11-12 अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ाई करोगे, 12 के बाद कोई प्रोफेशनल कोर्स के लिए एग्ज़ाम दोगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जाएगा, किसी पर्टिकुलर प्रोफेशनल कोर्स में चले जाओगे। जैसे तुम साइंस स्ट्रीम से हो तो तुम नीट में चले जाओ या जेई निकाल के इंजीनियरिंग में चले जाओ। इसके बाद अब सबको पता है कि अगर तुम जेई निकाल लेते हो किसी अच्छे एनआईटी से या किसी अच्छे आईआईटी से अगर इंजीनियरिंग कर लेते हो तो 4 साल के बाद आपकी नौकरी पक्की है। नीट निकाले तो किसी जीएमसी से, ठीक है, किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से आप डॉक्टरी कर लेते हो तो पता है कि 5 साल के बाद डॉक्टर बन जाओगे तो पैसे कमाने लगी जाओगे। यस और नो, फिक्स है ये। तो इसलिए आज के टाइम में किसी को अगर पढ़ना है तो क्या बोलते हैं, बेटा मैथ्स ले लो, जेई की तैयारी करो, यही बोलते हैं ना लोग। साइंस ले लो, बायो ले लो, नीट की तैयारी करो। जो बेचारे पढ़ नहीं पा रहे, ठीक है, तो भैया कुछ भी कर लो, 12th पास हो जाओ, आर्ट्स ले लो, कुछ भी ले लो, ऐसा होता है। तो आपने देखा होगा किसी का कोई चॉइस की अगर बात करते हैं अपन, नहीं यार मेरे को कॉमर्स में इंटरेस्ट था, मेरे को आर्ट्स में इंटरेस्ट था तो इसलिए गया, तो 100 में से अगर देखोगे 90 बच्चे होते अपने 10 के परसेंट के हिसाब से लेते हैं। 10th में 90% है बच्चे मैक्सिमम बच्चे आप देखोगे साइंस स्ट्रीम में जाएंगे। 10th में 50% है बच्चे सारे आर्ट्स या कॉमर्स में जाएंगे। क्यों? साइंस मिलता नहीं है 50% में। समझ आ रहा है कि नहीं? तो सब जाना कहाँ जाते हैं? साइंस स्ट्रीम, क्योंकि पता है साइंस स्ट्रीम में जाओगे तो आपके आगे जाकर के सेटल होने के चांसेस क्या है? ज़्यादा है। समझ आ रहा है कि नहीं? अब समझो, अब सबको पता है कि भैया 4 साल इंजीनियरिंग कर ली, अगर अच्छे कॉलेज चले गए, एनआईटी चले गए, आईआईटी चले गए, मेडिकल में चले गए, जॉब पक्की है। यस और नो? अपन यहाँ पढ़ रहे, अपन 11th में भयंकर पढ़ाई किया, अपन ने 12th में भयंकर पढ़ाई किया, ठीक। और हमारा एक दोस्त जो 11th भी नहीं पढ़ा, 12th भी नहीं पढ़ा, उसके बाद हमने 12th में बहुत अच्छा परसेंट से हमने 12th क्लियर किया और हमने जेई या नीट क्रैक कर दिया और वो बेचारा 12th फेल हो गया, ठीक। अब 12th तो फेल हो गया, अब तुम चले गए, मान लो तुम जेई निकाल के चले गए किसी आईआईटी एनआईटी में और वो बेचारा 12th फेल होकर रह गया इधर, फिर उसने अपना गुपचुप का ठेला खोला, ठीक है। अच्छा, तरुष गुपचुप वाला, ठीक है। तो तरुष ने एक ठो गुपचुप का ठेला खोल लिया। अब क्या करे बेचारा, 12th फेल होगा, कुछ कर नहीं सकता आगे। और तुम बढ़िया पढ़ रहे हो, अब तुम्हारा दोस्त गुपचुप बेच रहा है, तुम भी बोलो क्या करेगा गुपचुप बेच के। अब तुम 4 साल तक इंजीनियरिंग किए, 4 साल के बाद 5वें साल में तुम्हारी जॉब लग गई मान लो, अब तुमको महीने का मिल रहा है 50-60 हज़ार रुपये, ठीक है। अब 50-60 हज़ार रुपये तुमको मिल रहा है। अब उसके बाद तुम आए, ठीक है, आए तो तरुष से मिलना है कि भाई मेरा दोस्त 5 साल से गुपचुप का ठेला चला रहा है, क्या कर रहा है। अब पता चला 5 साल में तरुष का गुपचुप का ठेला भयंकर चल गया, दूर दूर तक नाम है। अब देख रहे हो कि महीने का तरुष 1-1.5 लाख कमा ले रहा है, समझ लो कि नहीं। और तुम इतना पढ़ लिख के तुम महीने का 50-60 हज़ार रुपये कमा रहे हो, तो तुम ज़्यादा आगे रह गए कि तरुष आगे चला गया? तरुष आगे चला गया। अब तुम बोलोगे सर मैंने इतनी सारी पढ़ाई करी, रूल तो यही था ना कि इंजीनियरिंग करो, डॉक्टरी करो, ठीक है, अच्छा कोई प्रोफेशनल कोर्स में जाओ तभी अच्छी नौकरी मिलेगी, सेटल हो गया। तरुष तो कुछ नहीं किया, ना 11th पढ़ा ना 12th पढ़ा, हाँ, उसके बाद तो पढ़ाई छोड़ दी, गुपचुप बेचा, आज वो मेरे से ज़्यादा कमा रहा है। यस और नो? बट अगर हम एक एग्जाम्पल ले, 50 बच्चे थे, 50 बच्चों ने जेई की तैयारी की, 50 में से 50 बच्चे मान लो तुम्हारे क्या बोलते सेलेक्ट होके चले गए किसी एनआईटी में, किसी आईआईटी में, तो 50 में से कम से कम 40 बच्चे ऐसे होंगे जिनकी नौकरी लग जाएगी। 50, 60, 70 अपने कैलिबर के हिसाब से कमाएंगे। 50 में से हो सकते 50 भी कमाए, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। एक रफ आइडिया लेते 50 में 40 की नौकरी लग गई, 40 कमा रहे, पर उसी टाइम 50 लोग ने गुपचुप का ठेला खोला, तरुष ने 50 लोग जोड़ा अपने सारे दोस्तों को और गुपचुप का ठेला खोला। तो 50 गुपचुप के ठेले वाले में से कितने लोग महीने का 50,000 60,000 कमाते होंगे? एक आध गिने चुने लोग, जिसका चल गया, नहीं तो गुपचुप का ठेला हर गली खोपचे में है। यस और नो? तो भैया 50 में से 2-4 ऐसे होंगे जो 50-60 हज़ार महीने का कमाते हैं। पर 50 में से अगर 50 बच्चे इंजीनियरिंग में चले गए, किसी अच्छे एनआईटी आईआईटी में चले गए या एमबीबीएस में चले गए, तो बात ही खत्म हो गई, डॉक्टर तो बनना ही है। पता है कि नहीं? अगर गवर्नमेंट कॉलेज में चले गए, 5 साल के बाद सरकार तुमको 2 साल की नौकरी देती है, बॉन्ड साइन करा कि बेटा जैसे 5 साल बाद तुम्हारा एमबीबीएस खत्म होगा, आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 2 साल नौकरी करनी है। सोचो, और नहीं करोगे अगर 2 साल नौकरी तो 25,000 रुपये आपको 25 लाख रुपए देना पड़ेगा, गवर्नमेंट बॉन्ड साइन करवाती है। 5 साल के बाद अगर आप एमबीबीएस करके निकलते हो और 2 साल का अगर जॉब नहीं करते हो गवर्नमेंट कॉलेज में, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो आपको गवर्नमेंट का एज ए पेनल्टी क्या देना पड़ेगा? आप ड्यूरिंग द 5 साल का जैसे एमबीबीएस होता है, अपना एडमिशन ले लिया और 5 साल के बीच में अगर आपने ड्रॉप कर दिया, नहीं मेरा मन नहीं है डॉक्टर बनने का, एमबीबीएस नहीं करना है,
मैं तो गुपचुप ही बेचूंगा, तब भी आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। बॉन्ड पहले साइन होता, 2 बॉन्ड साइन करवाती है। क्यों? क्योंकि भैया तुमने एक सीट खराब किया ना, एक बच्चे का मेडिकल का जितना भी फीस होता है, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज का फीस 5 साल के एमबीबीएस का अपना जो भी जोड़ के वो 1 करोड़ से ऊपर चला जाता है। और तुम अगर किसी गवर्नमेंट कॉलेज से करते हो तो तुम्हारी फीस पता कर लो, बहुत नॉमिनल है। तो बाकी पैसा कौन देता है? गवर्नमेंट अपने जेब से। तो भैया गवर्नमेंट अपने जेब से पैसा दे रहा है, इसका मतलब है कि भैया तुम अगर 2 साल के बाद छोड़ देते हो तो तुमने गवर्नमेंट का एक सीट खराब कर दिया, एक डॉक्टर बन जाता कोई और, डॉक्टर की कमी है ना। तो पहला चीज सोचो एमबीबीएस का कितना वो है, पहली चीज लोग यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब के लिए मरे जाते हैं, और यहाँ गवर्नमेंट जॉब देने के मर रही है कि 5 साल के बाद तू मेरे यहाँ काम कर 2 साल, उसके बाद जो करना है कर लो। वो भी बहुत सारे लोग होते हैं जो करते भी नहीं ना, पैसा दे देते, पैसे दे देते हैं, चलो 20 लाख ले लो करके, नहीं करेंगे तुम्हारे यहाँ पे काम। कौन जाएगा और में जाके कौन करेगा डॉक्टरी? ठीक है, अब लिव इट। तो भैया अगर 50 के 50 बच्चे एमबीबीएस चले गए तो 50 की नौकरी पक्की पूरेगी। एनआईटी या आईआईटी चले गए तो 50 में से कम 40 तो आराम से लग जाता है, 50 का भी लग जाता है। बट 50 लोग गुपचुप बेचे तो एक आध वो एक्सेप्शन। तो थंब रूल क्या है कि कोई प्रोफेशनल कोर्स करो तो आगे जॉब मिलेगा, सेटल हो जाओगे, गुपचुप बेच के नहीं। तो वैसे ही सेम, अब कोई आइटम स्टेबल है कि नहीं है, कोई आइटम स्टेबल है कि नहीं है, ये कौन डिसाइड करे? जैसे हमने डिसाइड किया कि 4 साल इंजीनियरिंग करो, 5 साल मेडिकल करो तो तुम स्टेबल हो, हाँ या ना? तो वैसे ही हमने भी डिसाइड किया कि एलिमेंट कैसे स्टेबल है, और उस रूल को हमने नाम दिया है ऑक्टेट रूल। क्या नाम दिया है? तो ऑक्टेट रूल में भी कुछ ऐसे नमूने हैं तरुज जैसे जो गुपचुप बेच के बाकी लोग से आगे चले गए। तो ऐसे ही ऑक्टेट रूल में कुछ लोग हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते, स्टिल दे आर स्टेबल। तो हमारे केमिस्ट्री की भाषा में हम उसको क्या बोलते हैं? मेजोरिटी हमारे साथ है और जो मेजोरिटी के बाहर उसको एक्सेप्शन बोल के अपन आगे चले जाते हैं। समझ गया कि नहीं? तो जो तरुज गुपचुप बेच के महीने का 1 लाख कुछ कमा ले रहा है, वो क्या कहेंगे हम? वो एक्सेप्शन है। तुम गुपचुप बेचोगे तो कमाओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आया समझ में? तो कौन एटम स्टेबल है और कौन एटम स्टेबल नहीं है, उसके लिए हमारे पास कौन सा रूल है? ऑक्टेट रूल। कौन सा रूल बेटा? तो एक सिंपल सा रूल है, ऑक्टेट रूल कहता है कि भाई अगर तुम्हारे आउटरमोस्ट शेल में, अगर तुम्हारे आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो आप स्टेबल हो, और 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आप स्टेबल नहीं हो। समझ गए मैं क्या बोला? तो ऑक्टेट रूल को समझने के लिए आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, और लुईस डॉट स्ट्रक्चर को समझने के लिए आपको ऑक्टेट रूल समझना पड़ेगा। तो पहले ऑक्टेट रूल लिख देता हूँ, फिर लुईस डॉट स्ट्रक्चर बताता हूँ, फिर ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शन वगैरह सब समझते हैं अपन। ठीक है, तो ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि एक नंबर है ना, ऑक्टेट रूल इसे नंबर, डेफिनेशन भी बताऊंगा, 288 18 18 32, मैजिक नंबर भी बोलते हैं इसको, मैजिक नंबर। ये किसी के भी आउटर मोस्ट शेल में देखो सब जगह 8 है, और 2 जगह पे 2 है, ये एक्सेप्शन है। तो इसको जैसे 2 आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो डुप्लेट रूल बोलते हैं हम इसको, हाइड्रोजन हीलियम इसी को फॉलो करते हैं। और बाकी सबके पीछे देखो 8 है, 18 है, तो 18 को अगर एक्सपांड करो तो आएगा 288। तो ऑक्टेट रूल कहता है कि जिस भी एलिमेंट के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट मतलब 8। तो जिस एलिमेंट के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, दे आर स्टेबल, और बाकी सारे अनस्टेबल। बाकी सारे कोई दिक्कत? तो यहां से अकॉर्डिंग टू दिस रूल, एलिमेंट्स according to this rule, elements having 8 electron in their outermost shell, according to this rule, elements having 8 electron in their outermost shell are क्या बच्चों? Stable. So every element having a tendency to have 8 electron in their outermost shell. तो हर एलिमेंट चाहता है कि उसके outermost shell में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 8। आ रहा है समझ में? तो इसके एग्जाम्पल से आपके नोबल गैसेस 18 ग्रुप, 0 ग्रुप,
इनर्ट गैस, बहुत सारे नाम है इसके, समझ में आ रहा है। तो 18 ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स है उनके आउटर मोस्ट शेल में उनका सबका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट, तो वो स्टेबल है, वो किसे रिएक्ट नहीं करते। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है जिसमें एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है पर वो फिर भी क्या है, स्टेबल। तो एक्सेप्शन, जैसे नो 18 ग्रुप में जेनॉन है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है फिर भी वो रिएक्ट करता है। जेनॉन इकलौता ऐसा है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद भी क्या करता है, रिएक्ट। और ऐसे बहुत सारे भी एलिमेंट है हमारे पास, अभी एक्सेप्शन देखेंगे, जिसका आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन तो नहीं बट दे आर आल्सो स्टेबल। तो एक्सेप्शन, व्हाट दे आर, एक्सेप्शन। अब मुझे समझना है कि कौन सा एलिमेंट स्टेबल है और कौन सा एलिमेंट स्टेबल नहीं है। क्या समझना है मुझे, कौन सा एलिमेंट स्टेबल है कौन सा एलिमेंट स्टेबल नहीं है, कैसे समझे। लुईस डॉट स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर, तो फिलहाल ऑक्टेट रूल का डेफिनेशन देख करके अपन इसको आगे थोड़ा सा जाएंगे, पर उससे पहले अपन थोड़ा सा क्या समझेंगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या समझेंगे। लुईस आया, उसने कहा कि भैया देखो कौन स्टेबल नहीं है ये तुमको पता करना है, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। क्या बनाओ, तो लुईस ने कहा कि किसी भी एलिमेंट को उसके आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट कर दो। आखिरी शेल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, अब हर एक इलेक्ट्रॉन को अपन नहीं लगा सकते क्योंकि बॉन्डिंग में सिर्फ आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। कौन करेंगे पार्टिसिपेट, आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन। तो आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन में मुझे इंटरेस्ट है, किसमें इंटरेस्ट है मुझे, तो लुईस ने कहा कि जब भी किसी एलिमेंट को उसके आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट कर दो, किससे रिप्रेजेंट कर दो, आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से, तो उस रिप्रेजेंटेशन को हमने नाम दिया है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इसको लिख लिया क्या अपन सभी लोग, चलो तो अपन थोड़ा सा देखते हैं, हटा दो इसको, अपन थोड़ा सा देखते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर, क्या देखते हैं थोड़ा सा, आओ लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं। Representation of an element, representation of an element with its outermost shell electron with the help of dot is called Lewis dot structure। मतलब किसी भी एलिमेंट को उसके आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स अगर हम रिप्रेजेंट करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। कैसे, आओ फॉर एग्जांपल मेरे पास है सोडियम, बेटा क्या है मेरे पास, सोडियम मतलब Na मतलब 11 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 11। तो ऑक्टेट रूल में आओ, ऑक्टेट रूल एक नंबर होता है, क्या था नंबर, मैजिक नंबर 2 8 8 18 32। तो सबसे पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, फिर उसके बाद अगले शेल में कितने आएंगे, 8, 8 और 2 कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ खत्म हो गए, बचे कितने, 1, तो थर्ड शेल में 1 आएगा, तो 2 8 1, 2 8 1। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे अगर सोडियम को रिप्रेजेंट करना लुईस डॉट स्ट्रक्चर से तो मैं क्या लिखूंगा, Na विथ अ डॉट, Na विथ अ डॉट। पर बहुत सारे अंधे होते हैं, अकल के अंधे, जिनको डॉट दिखता नहीं है ना, समझ रहे हो कि नहीं, तो डॉट दिखता नहीं, और दूसरा क्या करते हैं, बनाते नहीं डॉट, फिर बोलते सर बनाया तो था, ये देखो आपको दिख नहीं रहा है, मैंने यहाँ पे पेन लगाया था डॉट के लिए पर वो पेन चला नहीं, निशान अभी भी है करके, ठीक। तो इसलिए डॉट हम नहीं बनाते क्योंकि अकल के अंधे लोग को दिखता नहीं, इसलिए क्या बना रहा हूँ मैं, क्रॉस। तो कितने इलेक्ट्रॉन इसका आउटरमोस्ट शेल में, एक, क्या बनाया, एक Na विथ 1 क्रॉस, तो दैट इज लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ Na। कोई दिक्कत, समझ आया। तो किसी भी एलिमेंट को अगर उसके आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट करूँ विद द हेल्प ऑफ डॉट, पर अपन डॉट की जगह क्या लगाएंगे, क्रॉस। क्यों, क्योंकि तुम लोग क्या हो, अकल के अंधे, अंधे नहीं बेटा, अकल के अंधे, ठीक, ओके। हाँ, अंधे और अकल के अंधे में फ़र्क होता है, समझा। तो
ओके, तू नहीं समझेगा क्योंकि तू वो है इसलिए। ओके, अब समझो इधर। तो अपन क्या करेंगे, किसी भी एलिमेंट को उसके आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे, एलिमेंट आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्रॉस। कोई दिक्कत? सिंपल एकदम। दो चार ठोक लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लो, फिर अपन आते हैं एक्सेप्शन टू ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल को थोड़ा और समझते हैं, ठीक? आ जाओ, छाप दिया तक सब लोग, चलो आ जाओ। चलिए 3 डायग्राम बनाइए। ओके, बना लिया क्या अपन? अभी तो सिंपल एलिमेंट का बना रहे हैं, बाद में कंपाउंड का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे जो एग्जाम में आता है। तो एग्जाम में जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर आएगा वो सिंपल एलिमेंट का नहीं आएगा ना, तो कोई बना देगा, कंपाउंड का आएगा। किसका आएगा? और लुईस डॉट स्ट्रक्चर से हम बॉन्डिंग को भी समझेंगे। किसको समझेंगे? बॉन्डिंग। तो फिलहाल आ जाओ, पहले तो इनको बना लेते हैं। एम जी 12, 12 मतलब कितना? पहले शेल में कितना? 2, दूसरे शेल में 8 और तीसरे शेल में 2, 2 8 2, मतलब एम को क्या बनाएंगे अपन? एम विद 2 क्रॉस। तो अपन कहीं पे भी क्रॉस बनाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमेशा क्या कह रहे हो, 2 ऊपर 2 बाजू में, 2 इधर और 2 इधर, 8 ऐसे अच्छा दिखता है, ठीक है? सिस्टमेटिक, 2 ऊपर 2 इधर 2 इधर और 2 इधर, टोटल कितने हो सकते हैं? मैक्स टू मैक्स 8। समझ गए? मुंह उठा के कहीं भी नहीं बना देना ना, ठीक है? पता चला एम का डॉट स्ट्रक्चर बनाने बोल रहा, उसको एल्यूमिनियम के ऊपर बनाया, सर बनाया तो थोड़ा उधर हो गया मेरा। ओके, इसके बाद एम के बाद क्या? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कितना? 13, मतलब क्या? 2,8,3, तो क्या आएगा? Al 3 इलेक्ट्रॉन। यस और नो? कोई दिक्कत किसी को? ठीक। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 8, क्या हो जाएगा? 2,6, 2,6 मतलब कितने? 6, तो 6 क्रॉस। कोई तकलीफ बच्चों? सबने बना लिया था ऐसा? ठीक, आ जाओ। अब थोड़ा सा अपन समझते हैं एक्सेप्शन टू ऑक्टेट रूल। क्या समझते हैं? तो कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते फिर भी स्टेबल है? फॉर एग्जांपल तरुष गुपचुप वाला, ठीक है? तो तरुष गुपचुप वाला हमारे थंब रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ना 11th पढ़ा ना 12th पढ़ा, फेल हो गया, उसके बाद भी गुपचुप बेच के बहुत पैसा, सिर्फ ऐसे खौफ दिखा रहा उसको, ठीक है? ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है? ओके, तो दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन। दैट इज कॉल्ड, मतलब 2 8 8 18 18 32 को फॉलो बिना किए कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जो क्या है? स्टेबल। तो आ जाओ, सबसे पहला लिखेंगे हेडिंग एक्सेप्शन टू, ये बन गया ना सबका? ओके, लिखेंगे एक्सेप्शन टू ऑक्टेट रूल। थंब रूल मतलब क्या होता है? थंब रूल का मतलब जो चलता रहता है भाई, फिजिक्स का थंब रूल नहीं। हाँ, जो जो चीज लोग जो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं उसको ऐसा बोला जाता है ना, समझ गए? ओके, क्या लिख रहे? एक्सेप्शन, एक्सेप्शन टू ऑक्टेट रूल। पहला 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 एक्सेप्शन है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हीलियम फॉलो डुप्लेट रूल। सो हाइड्रोजन एंड हीलियम फॉलो डुप्लेट रूल, तो हाइड्रोजन हीलियम कभी भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते, सो दे आर एक्सेप्शन टू ऑक्टेट रूल, दे आर एक्सेप्शन टू। ठीक, दूसरा सेकंड लिखेंगे इनकम्प्लीट ऑक्टेट में हमारे पास आएंगे, ठीक है? दूसरा सेकंड इनकम्प्लीट
इनकम्प्लीट क्या लिखेंगे, लिखो इनकम्प्लीट ऑक्टेट मॉलिक्यूल, लिखो इनकम्प्लीट ऑक्टेट मॉलिक्यूल। ओके, इनकम्प्लीट ऑक्टेट मॉलिक्यूल मतलब क्या, मॉलिक्यूल हैविंग लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन in their outermost shell। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन नहीं है, 8, फिर भी स्टेबल है। क्या है फिर भी? ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं ऐसे मॉलिक्यूल को? इनकम्प्लीट ऑक्टेट मॉलिक्यूल। एग्जांपल, BH3, BF3, AlCl3, AlH3 एक्सेट्रा। आ जाओ, कैसे समझते हैं? BH3 समझते हैं अपन। क्या समझते हैं? BH3 में पहला एलिमेंट कौन है? बोरॉन। पहला एलिमेंट कौन है? एटॉमिक नंबर 5। तो क्या आएगा? 2,3। कोई तकलीफ? हाइड्रोजन कितना? 1, तो ये 1। कोई दिक्कत किसी को? ओके, अब आ जाओ, अपन बनाते हैं क्या? डॉट स्ट्रक्चर। क्या बनाते हैं? ये बोरॉन कौन है? ये ओके, ये बोरॉन। एक बात बताओ, बोरॉन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? तो ये हो गया बोरॉन का डॉट स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत किसी को? किससे जुड़ा है बोरॉन? 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है। चलो 3 हाइड्रोजन बनाते बेटा। ये 3 हाइड्रोजन, ठीक है। देखो, मैं जितना मेहनत करके एकदम एग्जैक्ट सर्कल बना रहा हूँ, गोल गोल ना, वैसे ही बनाना तुम लोग, ठीक है? सर्कल गोल बनाते आना चाहिए बेटा, है ना? ओके, अब यहाँ पे देखो, ये हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन? 1। हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन? 1। हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन? 1। बात बताओ, क्या अपना हाइड्रोजन ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है क्या? नहीं। किसको फॉलो करता है? डुप्लेट। डुप्लेट रूल का मतलब है कि हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2। अभी कितने हैं? 1। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटरमोस्ट शेल में? 2। अभी कितने हैं? 1। तो भैया कैसे जुगाड़ करे 2 इलेक्ट्रॉन का? तो क्या करेगा हाइड्रोजन? अपना 1 इलेक्ट्रॉन और बोरॉन का 1 इलेक्ट्रॉन मिलकर के शेयर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा? शेयर। तो 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, 1 बोरॉन का। अब देखो पिंक सर्कल, जो पिंक सर्कल है, उस पिंक सर्कल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। पिंक सर्कल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? हाइड्रोजन के सर्कल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। मतलब इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया, स्टेबल। तो हाइड्रोजन फर्दर बॉन्डिंग नहीं करेगा। अब ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, इस बोरॉन का 1 इलेक्ट्रॉन मिलकर के क्या बनाती है? फिर से 2 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत किसी को? क्या हो गया? ये हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट, मतलब ऑक्टेट नहीं, डुप्लेट कंप्लीट, स्टेबल। फिर ये हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन और ये बोरॉन अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, हाँ या ना? ये हो गया। अब देखो, तीनों केस में, तीनों हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका डुप्लेट कंप्लीट है, मतलब इसका डुप्लेट। अब बात करो बोरॉन की। बोरॉन का सर्कल देखो, पीला वाला, कितने इलेक्ट्रॉन? तो ऑक्टेट कंप्लीट हुआ क्या? कितने होने चाहिए? कितने हैं? 6 है, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। फिर भी BH3 एग्जिस्ट करता है, फिर भी BH3 एग्जिस्ट करता है, मतलब ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, एक्सेप्शन टू ऑक्टेट रूल। कोई दिक्कत? आप एक इसको बनाएंगे AlCl3। Cl का एटॉमिक नंबर 17, Al का एटॉमिक नंबर 13, एल्यूमिनियम का कितना? 13, क्लोरीन का कितना? 17। बना के बताओ डॉट स्ट्रक्चर, जरा देखूं मैं, जल्दी बनाओगे? ओके, सारे बच्चों का बन गया? आ जाओ चेक कर लेते हैं, ठीक।
किसका बना रहे अपन? एल। ओके आ जाओ। एल, एल मतलब कितना? 13। 13 मतलब 2, 8, 3। और क्लोरीन मतलब 17। 17 मतलब कितना? 2, 8, 7। ठीक, मतलब एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 3। और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में? आ जाओ, ये आपका हो गया एल्यूमिनियम। कितने क्लोरीन? 3। ये 3 क्लोरीन। तो बेटा एल, एल मतलब कितना? 13। यस और नो? 13 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 3। और क्लोरीन मतलब 17। 17 मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। ठीक है, यहाँ से एक, यहाँ से एक, क्या हो जाएगा? एक, और ये इसका एक, ये इसका एक, और इसका एक। है ना? जल्दी बोलो। इस क्लोरीन के सर्कल में गिनो कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 ना? इस क्लोरीन के सर्कल में कितने इलेक्ट्रॉन? ऑक्टेट कंप्लीट। फर्दर शेयरिंग नहीं होगी, मना कर दिया उसने, क्यों? स्टेबल हो गया। इस क्लोरीन के उसमें 8 नहीं करेगा फर्दर शेयरिंग। इस केस में भी कितने? कितने? 7 है ना? तो ये करेगा शेयर। एक यहाँ से, एक यहाँ से। यस और नो? अब देखो, पूरे पूरे उसमें क्लोरीन के सर्कल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। एल के सर्कल में कितने हैं? ऑक्टेट कंप्लीट हुआ क्या? नहीं, 6 है, फिर भी स्टेबल है, ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, मतलब ऑक्टेट रूल को फॉलो। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट मॉलिक्यूल, एंड दे आर एक्सेप्शन टू ऑक्टेट रूल। दे आर एक्सेप्शन टू। कोई दिक्कत किसी को? किसी को भी? ठीक है, आगे अगला, अगला एक्सेप्शन है, मिटा दो इसको बेटा। ठीक, ये था इनकम्प्लीट, दूसरा एक्सेप्शन। अब तीसरा, एक्सटेंडेड ऑक्टेट मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल? तीसरा एक्सेप्शन, एक्सटेंडेड ऑक्टेट मॉलिक्यूल। एक्सटेंडेड ऑक्टेट मॉलिक्यूल मतलब बच्चों एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसका ऑक्टेट क्या है? एक्सटेंड हो गया, मतलब 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन। तो जिसमें 8 से कम थे वो इनकम्प्लीट ऑक्टेट, और जिसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या कहलाएंगे? एक्सटेंडेड ऑक्टेट मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल विच आर हैविंग, क्या बच्चों? तो मॉलिक्यूल विच आर हैविंग मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन in their molecule which are having more than 8 electron in their outermost shell. Molecule which are having more than 8 electron in their outermost shell are called extended octet molecule. क्या बोलते हैं इसको अपन? extended octet molecule. कोई दिक्कत किसी को? आ जाओ यहाँ पर एग्जाम्पल, PCl5, SF6, IF7 एक्सेट्रा। तो इसमें मैं PCl5 बनाऊंगा, आप SF6 बनाएंगे, IF7 कौन बनाएगा हमको नहीं पता। ठीक, यस और नो? ठीक है, आ जाओ फिर। आफ्टर बॉन्डिंग, आफ्टर बॉन्डिंग बेटा आयनेशन एंथैल्पी तब डिसाइड करते जब कोई एटम बॉन्ड नहीं बनाया। ये जब बॉन्ड बना रहा होगा ना, ये जो मॉलिक्यूल है, ये बॉन्ड बनाते टाइम आयनेशन एंथैल्पी आया होगा, समझे? मॉलिक्यूल है तो अब उसका क्या आयनेशन एंथैल्पी देखोगे। आ जाओ इधर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसके खुद के अकेले के थोड़ी है। एक्सटेंडेड ऑक्टेट मतलब ऑक्टेट में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, खुद के है क्या? नहीं ना,
खुद के कुछ है और सामने वाले के कुछ है, कैसा भी समझोगे। PCl5 फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15 बेटा, कितना फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर, तो 2 2 8 5। और क्लोरीन 17 2 8 7। तो फॉस्फोरस 2 8 5, क्लोरीन 2 8 7, कोई दिक्कत। आ जाओ फॉस्फोरस को बनाते हैं। ये आपका फॉस्फोरस, ठीक, कितने इलेक्ट्रॉन, 7। ऊपर का डेफिनेशन लिख लियो ना बच्चों, ठीक। फॉस्फोरस से हम जोड़ देते कितने ठो क्लोरीन, बोलो, 5। 1 2 ओके, आ जाओ। तो सबसे पहले बना लेते हैं फॉस्फोरस। कितने फॉस्फोरस का आउटरमोस्ट शेल में, 5 इलेक्ट्रॉन, ये 5। और सारे क्लोरीन उनके आउटरमोस्ट शेल में कितने, 7। तो ये सारे क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में। आ जाओ, कोई तकलीफ किसी को। सबसे पहले ये क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन और ये फॉस्फोरस अपना एक इलेक्ट्रॉन देकर के क्या बना लेंगे, बॉन्ड, यस और नो, क्या बना लेंगे, बॉन्ड। एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस का, क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट। फिर एक क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन, ये फॉस्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन मिलकर के फिर से क्या बना लेंगे, बॉन्ड, यस और नो। ये इस क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट। फिर एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन, इस फॉस्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन मिलकर के बना लेंगे बॉन्ड। तो ये इस क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट। फिर ये क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, इस फॉस्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन मिलकर के यहां बना लेंगे बॉन्ड। फिर ये क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन और इस फॉस्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन मिलकर के बना लेंगे यहां पे एक बॉन्ड। कोई दिक्कत भाई किसी को, किसी को भी कोई दिक्कत भाई, ठीक। ये किसका स्ट्रक्चर, PCl5। पूरे क्लोरीन को देखो, सारे क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है, सारे क्लोरीन का ऑक्टेट। फॉस्फोरस को देख लेते हो थोड़ा सा, क्या हो गया बेचारे के साथ, कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10। होने कितने चाहिए थे, 8, हो गए कितने, एक्सटेंडेड ऑक्टेट मॉलिक्यूल। क्या हो गया ये, एक्सटेंडेड ऑक्टेट मॉलिक्यूल। कोई तकलीफ किसी को। PCl5 मैंने बनाया, SF6 आप बनाएंगे। सल्फर 16 16 फ्लोरीन 9, सल्फर 16 फ्लोरीन 9। बनाइए जरा स्ट्रक्चर, बनाइए फटाक से एकदम। ये बच्चों आ गया, बना लिए बच्चों, हो गया सबका। चलिए आइए चेक कर लेते हैं। किसका बनाना है बेटा, किसका बनाया अपन, जल्दी बोलो। सल्फर कितना, 16, 16 मतलब क्या, 2 8 6, फ्लोरीन 2,7। आ जाओ, ये हमारा, ओ फ्लोरीन का 9 होता है बेटा, 7 क्यों लिखियो, बेटो के बहुत तेज, कुछ भी लिखते हो। आओ, कौन, सल्फर, ठीक, उससे कितने फ्लोरीन जुड़े, 6। आ जाओ 6 फ्लोरीन जोड़ देते हैं।
ओके बच्चों इधर ध्यान दो। ठीक है, आ जाओ। सेंटर में कौन है? सल्फर। कितने इलेक्ट्रॉन? 6। 6। और साइड में कौन जुड़े हैं? फ्लोरीन। कितने इलेक्ट्रॉन? 7। ऐसे बनाया था क्या अपन ने? 8 हो गया क्या? इधर इधर ध्यान दो, आवाज नहीं, या ध्यान दो। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ये तो सबने बना लिया होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन इस सल्फर का, एक इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन का, ये बन गया। एक इलेक्ट्रॉन इस सल्फर का, एक इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन का। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका। ठीक, चलो गिनो कितने? सारे फ्लोरीन के आउटर मोशल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। और सल्फर के आउटर मोशल में कितने हो गए? होने कितने चाहिए थे? 8। है कितने? एक्सटेंडेड ऑक्टेट। आया समझ में? अब समझो, पहला अपन ने पढ़ा इनकम्प्लीट ऑक्टेट, तो उसमें 6 थे, इवन नंबर था वो। क्या था वो? एक्सटेंडेड ऑक्टेट में हमारे पास पहले कितना है? 10। इसमें कितना है? 12। IF7 बनाओगे तो 14 आएंगे। मतलब इवन नंबर चल रहा है। क्या चल रहा है? और ऑक्टेट मतलब 8। 8 मतलब इवन नंबर, हाँ या ना? तो ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन से कम इवन 6 आए, 4 आए, हो सकता है ज़्यादा 10, 12, 14, यस और नो। अगर ऑड इलेक्ट्रॉन है तो कभी ऑक्टेट को फॉलो करेगा क्या? ऑक्टेट मतलब 8। 8 इज इवन नंबर। तो चौथा एक्सेप्शन है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। जिसके भी आउटर मोशन में ऑड इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियस सी बात है 8 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 8 इज ए इवन नंबर। तो ऑड इलेक्ट्रॉन किसी के भी आउटर मोशन में अगर हुआ तो क्या हो जाएगा वो? एक्सेप्शन टू ऑक्टेट रूल। तो क्या लिखेंगे लास्ट? हाँ, एक्सेप्शन इसलिए वो आगे आगे बताऊंगा वो, ठीक है आगे आएगा। अभी याद ध्यान दो, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल? ऑड। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? ऑड इलेक्ट्रॉन। ऑड मतलब 8 नहीं होंगे। ऑड मतलब, तो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल मतलब क्या? मॉलिक्यूल्स हैविंग ऑड इलेक्ट्रॉन इन देयर क्या? आउटर मोस्ट शेल। तो जो भी मॉलिक्यूल जिसके आउटर मोस्ट शेल में ऑड इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या हो जाएंगे? एक्सेप्शन। क्या हो जाएंगे? एक्सेप्शन। कोई दिक्कत किसी को? ओके, एग्जांपल NO, ठीक है, ClO2, ClO3 एक्सेट्रा। फिर से मैं एक बनाऊंगा NO, आप बनाएंगे ClO2। अब ध्यान दो कैसे बनाएंगे। नाइट्रोजन और दूसरा क्या बनाएंगे अपन? ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है पता है क्या सबको? नाइट्रोजन 7 ना। नाइट्रोजन 7 मतलब क्या? 2,5, 5 इलेक्ट्रॉन, 1, 5। और अगला कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। 8 मतलब 2,6, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन 6। कोई दिक्कत किसी को?
अब देखो समझो क्या बोल रहा हूँ। जो सेंट्रल एटम होता है, मतलब जो सिंगल एटम है जिससे सब जुड़ रहे हैं, तो सेंट्रल एटम का फर्ज ये बनता है कि जितने लोग उससे जुड़ने हैं सबका ऑक्टेट कंप्लीट करे। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है सेंट्रल एटम की कि सेंट्रल एटम अपने चारों तरफ के जितने भी एलिमेंट उनका क्या कंप्लीट करे, ऑक्टेट। तो सेंट्रल एटम अपने चारों तरफ के एलिमेंट्स का ऑक्टेट जब कंप्लीट करता है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने की वजह से उसका ऑक्टेट कभी इनकम्प्लीट रह जाता है और कभी एक्सटेंड हो जाता है। तो सल्फर के केस में भी यही हुआ, सल्फर के केस में भी यही हुआ। सल्फर ने क्या किया, उससे जुड़े 6 फ्लोरीन सबके ऑक्टेट को क्या किया, कंप्लीट, और बेचारे का एक्सटेंड क्या हो गया, ऑक्टेट क्या हो गया, एक्सटेंड हो गया। समझ आया? यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले नाइट्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया और ऑक्सीजन ने भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया, यस और नो? तो नाइट्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, गिनो कितने हो गए। नाइट्रोजन के सर्कल में कितने हैं, 6। ऑक्सीजन के सर्कल में कितने हैं, ऑक्टेट कंप्लीट हुआ क्या? जब तक ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा तब तक शेयरिंग होता रहेगा। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ क्या, इसका कंप्लीट हुआ क्या, शेयरिंग चलेगी जब तक किसी एक का ऑक्टेट कंप्लीट ना हो जाए। इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसका आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसका। अब गिनो नाइट्रोजन के सर्कल में कितने हैं, गिनो 7। और ऑक्सीजन के सर्कल में कितने हैं, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब वो फर्दर शेयरिंग से मना कर देगा, भाई ऑक्टेट कंप्लीट क्यों करे। तो जैसे वो मना कर देगा तो नाइट्रोजन का आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, कंप्लीट नहीं हुआ। पर कितने, ऑड है ना, इसलिए ये एक्सेप्शन टू ऑक्टेट रूल है। वो भी कौन सा एक्सेप्शन, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। आया समझ में? सेम चीज आप इसमें करोगे, 1 Cl और 2 ऑक्सीजन, सेंट्रल कौन रहेगा, Cl दोनों ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। बाद में Cl का जो भी हो देख लेंगे अपन। समझ गया बेटा? बना लोगे, बनाओ। क्लोरीन कितना, 17, ऑक्सीजन कितना, 8। जल्दी बनाओ बच्चों, बना लिए सभी लोग, सबका बन गया। कितने आ रहे हैं, क्लोरीन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 11। और ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है मतलब। आ जाओ, ClO2 क्या देख लेते अपन, ClO2, Cl कितना, 17, मतलब क्या 2,8,7। और ऑक्सीजन कितना, 8, 2,6। कोई दिक्कत किसी को? तो बना लो। ये आपका Cl, और Cl से क्या जोड़ रहा है बेटा, 2 टोक, ये 2 टोक ऑक्सीजन जोड़ लेते हैं। ये आपका Cl, ठीक है। कितना Cl का ऑटोमोशन में कितने, 7, ये 7 इलेक्ट्रॉन। और 2 टोक क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन, 6। चलो पहले इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इसका, फिर 1 इसका, 1 इसका, देख लो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया क्या। फिर 1 इसका, 1 इसका, ओके। ऑक्सीजन ने, इस ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो क्लोरीन ने 2 शेयर किया, इस ऑक्सीजन ने 2 शेयर किया तो इस क्लोरीन ने 2 शेयर किया। अब देखो ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन का ऑक्टेट क्या हो गया, दोनों ऑक्सीजन का ऑक्टेट। पर ये बीच का Cl का कितना, 4, 4, 8 और 3, 11, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। क्या हो गया ये, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। कोई दिक्कत किसी को, नोट कर लीजिए। ओके, यहां तक कोई दिक्कत किसी को। चलिए अब आइए थोड़ा सा बॉन्डिंग देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, बॉन्डिंग। तो टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, इधर ध्यान दो थोड़ा सा, इधर ध्यान दो। ओए, ये जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किए ना, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किए, इन 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर को, 2 इलेक्ट्रॉन को मिला के हम बोलते हैं इसको एक बॉन्ड पेयर। क्या बोलते हैं इसको, तो एक बॉन्ड पेयर है, दूसरा बॉन्ड पेयर। समझ गए? और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए, ये और ये कहलाते हैं लोन पेयर। तो जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए वो कौन है,
और जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किए वो कौन है? समझ गए बेटा? दो चीज याद रखेंगे, एक लोन पेयर और एक, तो जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करे वो बॉन्ड पेयर, और जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करे वो, कोई तकलीफ किसी को? सभी को समझ आया? ओके, अब आ जाओ फिर बॉन्डिंग में। सबसे पहले अपन देख लेते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। क्या देख लेते हैं? लिखो, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। पहला, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? आपके सिलेबस में सबसे छोटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, सिर्फ डेफिनेशन है, और सबसे बड़ा है कोवेलेंट बॉन्ड। तीन टाइप की बॉन्डिंग होती है बेटा। कितने टाइप की? तीन टाइप की। जनरली, इन जनरल जो नॉर्मल बॉन्ड है, तीन टाइप। पहला, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा, एक चीज होता है शेयरिंग और एक होता है म्यूचुअल शेयरिंग, समझते हो? एक होता है शेयरिंग और दूसरा होता है म्यूचुअल शेयरिंग। शेयरिंग मतलब क्या? लोग कहते हैं शेयरिंग इज केयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग इज नॉट केयरिंग। क्या समझो? तुमने टिफिन लाया और तुम्हारा टिफिन अपने दोस्त को खिला रहे हो। तुम टिफिन ला रहे हो और तुम्हारा टिफिन तुम भी खा रहे हो, तुम्हारे दोस्त लोग खा रहे हो, वो लोग टिफिन नहीं ला रहे, तो तुम उसकी केयर करो तभी उसको खिला रहे हो। घर से अच्छा अच्छा बनवा के ला रहे हो और खुद कम खा रहे हो, उसको खिला रहे हो। क्या करो? उसकी केयर, शेयरिंग, दैट इज कॉल्ड शेयरिंग। अब ऐसा करते करते तुमको एक दिन समझ में आया कि दोस्त मेरा बेकार है, सिर्फ टिफिन खाने आता है, बाकी उसको मेरे से कोई मतलब नहीं। तो दोस्त मेरा बेकार है, टिफिन खाते टाइम आएगा, बाकी टाइम मेरे पास आता ही नहीं। तो तुम समझ गए मतलब ही है ये, तो कोई केयर नहीं। फिर तुमने बोल दिया, बेटा सुन, अगली बार से मेरे साथ टिफिन खाने तभी आएगा जब तो अपना टिफिन लेके आएगा। तो तुमने कंडीशन लगा दिया, बेचारा मजबूरी में टिफिन लेके आया, एक दिन तुम्हारे साथ बैठ गया। अब तुम अपना टिफिन खा रहे हो, अपना टिफिन खा रहा है। अचानक से उसने क्या किया, तुम्हारे टिफिन से एक निवाला खा लिया, और तुमने कहा अच्छा मेरे टिफिन से खाया, तुमने भी उसके टिफिन से खा लिया। तो मतलब क्या हुआ? उसने खाया तो तुमने भी खाया। क्यों खाया? ताकि टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाए। तो कोई किसी की केयर कर रहा है क्या? नहीं, मैं अपना टिफिन खा रहा हूँ, तुम अपना टिफिन खा रहे हो, बदले में तुम थोड़ा बहुत मेरा भी खा ले रहे हो, और उसके बदले में मैं थोड़ा बहुत तुम्हारा खा ले रहा हूँ। दैट इज कॉल्ड शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग। क्या बोलते हैं हम इसको? म्यूचुअल। म्यूचुअल मतलब क्या? तुमने थोड़ा शेयर किया मेरे साथ, मैंने थोड़ा शेयर किया तुम्हारे साथ, म्यूचुअल शेयरिंग। इसमें कोई केयर नहीं है ना, इसमें कोई केयर नहीं है। शेयरिंग समझ में आया? मेरा टिफिन तुम खा रहे हो, मैं भी खा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड शेयरिंग। हम दोनों का टिफिन, मेरे पास भी हो तुम्हारे पास भी है, तुम्हारा टिफिन मैं थोड़ा टेस्ट करो, मेरा टिफिन तुम थोड़ा टेस्ट करो, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल शेयरिंग। अब समझो, दो एटम के बीच में अगर म्यूचुअल शेयरिंग हो रहा है, क्या हो रहा है? इसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको? एक इलेक्ट्रॉन मेरा, एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा, दो इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनता है। तो मेरे और तुम्हारे बीच में एक बॉन्ड है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन मेरा है और एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा है, कोवेलेंट बॉन्ड बेटा। कौन सा बॉन्ड? कोई दिक्कत किसी को? मेरे और तुम्हारे बीच में एक बॉन्ड है जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे हैं, मतलब मैं तुम्हारी केयर कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड शेयरिंग ऑफ लोन पेयर। क्या बोल रहे थे उसको? दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे हैं, मैंने दिया है, तो मेरे दो इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या हुआ है? लोन पेयर। शेयरिंग ऑफ लोन पेयर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग मतलब क्या? एक मेरा एक तुम्हारा। और शेयरिंग ऑफ लोन पेयर मतलब क्या? दोनों या तो मेरे या तो दोनों तुम्हारे, कोई दिक्कत किसी को? तीसरा होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तुमको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एक इलेक्ट्रॉन उठा के मैंने तुमको दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन उठा के मैंने तुमको दे दिया, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज आयनिक बॉन्ड। पूरे आखिरी में, चैप्टर के एकदम आखिरी में हम पढ़ेंगे, आखिरी टॉपिक क्या रहेगा? आयनिक बॉन्ड। सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड, सॉरी सबसे पहले कोऑर्डिनेट बॉन्ड स्टार्ट होगा, खत्म हो जाएगा, फिर कोवेलेंट बॉन्ड स्टार्ट होगा, आखिरी तक चलेगा, सबसे लंबा कोवेलेंट बॉन्ड है, और उसके बाद आएगा आपका आयनिक बॉन्ड, थोड़ा सा चलेगा, ज्यादा नहीं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अपन बात करते हैं किसी कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, तो क्या होगा डेफिनेशन? द बॉन्ड, जल्दी बोलो, विच इज फॉर्म्ड, the bond which is formed due to sharing of lone pair of electron. तो the bond which is formed due to sharing of lone pair of electron, कौन सा बॉन्ड?
कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोई दिक्कत किसी को? किसी को भी? अब यहां ध्यान दो, हमने बनाया था BF3, हाँ या ना? याद आ रहा है सबको? कोई दिक्कत किसी को? तो BF3, अब देखो सुनो, BF3 याद आ रहा है सबको? कौन सा एक्सेप्शन था? इनकम्प्लीट ऑक्टेट। बोरॉन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6। मेरे पास NH3, क्या है मेरे पास? NH3 को बना के देख लो, ठीक है। नाइट्रोजन, कितने ठोक हाइड्रोजन? 3। NH3 बनाए थे क्या? एक इलेक्ट्रॉन, ये नाइट्रोजन का आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, एक यहां से गया, ऐसा, यही है NH3। तो NH3 ने 3 बॉन्ड बनाए, उसके अलावा उसके पास एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है। क्या नाम हुआ इस पेयर का? तो NH3 के पास एक लोन पेयर है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स के पास एक्स्ट्रा है जो उसके कोई काम का। तो NH3 अपना एक लोन पेयर उठा के किसको दे सकता है? BF3, क्योंकि बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6। तो जब NH3 अपना एक लोन पेयर उठा के BF3 को देगा तो ये जो बॉन्ड बनेगा इसका नाम होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या होगा इसका नाम? शेयरिंग ऑफ लोन पेयर। किसने किसके साथ शेयर किया? नाइट्रोजन ने बोरॉन के साथ। तो एक एरो बनाते हैं हम लोग इसमें। क्या बनाते हैं? हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? किसने किसको दिया? क्यों? किसने किसको दिया? किसने किसको दिया? नाइट्रोजन ने बोरॉन को दिया। कोई दिक्कत इसमें? चलो नेक्स्ट लिख लिया क्या अपन? एक लास्ट देख लो, कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट। सेकेंड, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब समझते हो क्या होता है? द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ, क्या बच्चों? द बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको? कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको? आ रहा है समझ में? यस और नो? तो कोवेलेंट बॉन्ड 3 टाइप से हो सकते हैं। कितने टाइप से हो सकते हैं? 3 टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कितना? पहला सिंगल बॉन्ड, और दूसरा कैसा? डबल बॉन्ड, और तीसरा क्या हो सकता है बेटा? ट्रिपल बॉन्ड। तो आपका बॉन्ड कैसा हो सकता है? सिंगल, डबल और ट्रिपल। अगर 2 एटम के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, सिंगल बॉन्ड। 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, तो एक कोवेलेंट बॉन्ड को बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन कैसे? एक मेरा तो एक तुम्हारा। तो मैंने एक दिया, तुमने एक दिया, कितना बॉन्ड बना? सिंगल। मैंने 2 दिए, तुमने 2 दिए, तो पहले एक एक दिए होंगे तो सिंगल बॉन्ड, फिर एक एक दिए तो, फिर एक एक दिए तो। आया समझ में? तो 2 इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयर हुए, एक मेरा एक तुम्हारा, सिंगल। 2 मेरे 2 तुम्हारे, 3 मेरे 3 तुम्हारे। तो आपका जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है कितने टाइप के होते हैं? सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा VSEPR थ्योरी, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि एक बॉन्ड जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है कैसे बनता है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन VSEPR थ्योरी स्टार्ट करेंगे और उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है। कोई दिक्कत किसी को? तो बाकी नेक्स्ट क्लास देखते हैं, ठीक है।